अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि रोमानिया में लोग जब आते हैं तो एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट क्यों कर दिया जाता है, और क्या जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं जिन्होंने अपना वीज़ा हासिल कर लिया है रोमानिया का, और एजेंट उनकी टिकट्स नहीं करवाते, उनके वीज़ाज उनके कंट्री में ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा अपनी कंट्री में ही एक्सपायर हो जाता है और एजेंट आपको रोमानिया में नहीं भेजता, और किन वजूहात की वजह से यहाँ पे जब आप ट्रैवल करके आते हैं तो रोमानिया में एयरपोर्ट पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो को डिटेल से देखें, पूरा देखें। इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो को 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहले स्टेप में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंट को पाकिस्तान, इंडिया या अपने जिस भी कंट्री में आप रहते हैं आप देते हो कि रोमानिया का वीज़ा मैंने लेना है, तो वो आपको बताते हैं कि इस कैटेगरी में हमें बंदे चाहिए। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वो डॉक्यूमेंट आपके रोमानिया में आते हैं। रोमानिया में जब इमिग्रेशन में फाइल सबमिट होती है तो अभी इमिग्रेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा लेंथी हो चुका है कि बहुत सारी कंपनीज को जब वर्कर्स चाहिए होते हैं तब उनका इमिग्रेशन के प्रोसेस में टाइम गुजर जाता है, और जब उनका वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो कई दफ़ा ये होता है कि कंपनीज को उस टाइम पे वर्कर चाहिए ही नहीं होते। तो कई दफ़ा ये होता है कि जब एजेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब आपका वीज़ा आपकी एम्बेसी से हासिल होता है, तब जो कंपनी यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनको तब वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस केस में भी आपको जो यहाँ की कंपनी है वो नहीं रखेगी, वो नहीं चाहेगी कि आप यहाँ पे ट्रैवल करके आएँ। तो इस केस में जो एजेंट्स होते हैं वो फिर अपने क्लाइंट को ये नहीं बताते कि आपकी जो कंपनी है वो आपको नहीं चाहती। फिर एजेंट्स ये कोशिश करते हैं कि जो कंपनी जिस कंपनी से वो वीज़े हासिल किए हैं वो कंपनी इनको जो लड़के जिनके वीज़ा लग चुके हैं वो ट्रैवल करवा दे। कई दफ़ा ये होता है कि यहाँ पे जो कंपनी जिनको वर्कर्स नहीं चाहिए होते वो इमिग्रेशन में बता देते हैं कि जी हमें वर्कर्स नहीं चाहिए, जो आपने हमारे वर्क परमिट इशू किए हैं वो कैंसिल कर दिए जाए। तो फिर एजेंट ये कोशिश करते हैं, कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि ठीक है आपको वर्कर्स नहीं चाहिए लेकिन आप वर्क परमिट कैंसिल ना करवाएं, लड़के ट्रैवल करके रोमानिया में आ जाएंगे, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे ही लड़के यहाँ पे पहुंचेंगे आप उनको रिजाइन लेटर दे दीजिएगा या फिर आप एक्नॉलेज ही ना कीजिएगा कि हमारे लड़के आए हैं। तो ऐसे केस में जब एजेंट की कंपनी के साथ नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाती है देन तो फिर आपको कोई मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आपकी नेगोशिएशन जो कंपनी के साथ अच्छी नहीं रहती या सक्सेसफुल नहीं होती तो कंपनी ये करती हैं कि वो इमिग्रेशन में मेल कर देती हैं कि ये परमिट्स हैं ये कैंसिल कर दिए जाए। अगर ये कोई लड़का ट्रैवल करके रोमानिया में आने की कोशिश करता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाए, हमारी कंपनी को ये वर्कर्स नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में जो एजेंट आपका आपकी कंट्री में है उसको आपका पता है कि आप डिपोर्ट होंगे या आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए होते हैं क्लाइंट से, तो वो क्लाइंट ये कहता है कि जी मेरा वीज़ा लग गया है, वीज़ा लगने के बाद मुझे ट्रैवल क्यों नहीं करवा रहे। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपका यानी कि वो सॉर्ट आउट कर लें कि आपके कंट्री में ही रहते हुए कि वो यहाँ पे कंपनी के साथ अपना मामला बेहतर कर लें, उनको पैसों के भी ऑफर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि एजेंट है पाकिस्तान में, उनके 100 से ज़्यादा वर्क परमिट्स लगे हुए थे, लेकिन जब कंपनी में उन्होंने तकरीबन पहला बैच 20 लड़कों का भेजा तो 20 लड़के जो यहाँ पे आए वो तकरीबन विद इन 1 वीक यहाँ से भाग गए। तो अब जो 100 लड़के का वीज़ा लगा हुआ था पाकिस्तान में, तो एजेंट ने कहा कि जी मैं बाकी लड़कों को भेजता हूं, लेकिन कंपनी ने बुरा माना। कंपनी ने कहा जी हमें आपका एक वर्कर भी नहीं चाहिए, आपने एक लड़का भी वहां से नहीं भेजना। तो एजेंट के लिए ये प्रॉब्लम बन गई कि अब उसने 100 बंदे का वीज़ा ले लिया था और उन 100 के 100 लड़कों का वीज़ा एम्बेसी से अप्रूव होने के बाद, स्टिकर लगने के बाद सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था, बस उन्हें टिकट लेनी थी और रोमानिया में आना था। लेकिन कंपनी ने उन्हें कहा कि जी हमें ये वर्कर्स नहीं चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी लालच भी दी कंपनी को, जी हम फी क्लाइंट का आपको 500 यूरो तक देते हैं, 1000 यूरो तक देते हैं, 1500 यूरो तक देते हैं, आप हमारे क्लाइंट्स को यानी कि रोमानिया में इंटर होने दें। लेकिन जो कंपनी थी उसने कहा कि जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। इससे क्या हुआ कि जो 100 लड़का जिसका वीज़ा लगा हुआ था पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में ही रह गया, वो नहीं ट्रैवल कर सका। बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमारे वीज़े लग गए, हमें ट्रैवल करवाएं। तब एजेंट को ये पता था कि इनको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन लड़कों के प्रेशर की वजह से उसने कहा ठीक है जी मैं आपकी टिकट कर देता हूं, आप चले जाएं। जब वो लड़के एयरपोर्ट पर आए तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ने उनको एंट्री नहीं दी और उनको डिपोर्ट कर दिया वापस। अब इस केस में एजेंट दो तरह खेलते हैं।
एजेंट ये कहते हैं कि जी आपकी गलती की वजह से आप डिपोर्ट होकर वापस आए हैं, तो लिहाजा आपका कोई पैसा वापस नहीं होगा, ये आपकी गलती है, आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हुआ है, आप एम्बेसी में खुद गए हैं, खुद जाके आपने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू देने के बाद आपको वीज़ा मिला है, वीज़ा मिलने के बाद आप अपना कंट्री में ट्रैवल करने के लिए गए हैं, लेकिन आपको आपकी किसी गलती की वजह से इमिग्रेशन ने आपको एंट्री नहीं दी, तो लिहाजा हम आपको कोई पैसे वापस नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया जो एजेंट अपने पैसों को कवर करना चाहता है। और बहुत सारे एजेंट्स पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहां पे लोग उनके खराब हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है जी आपके वीजा लग गए हैं लेकिन कंपनी आपको नहीं चाहती, तो लिहाजा हम आपके लिए एक अल्टरनेट वे कर देते हैं, हम आपको वो सर्बिया भेज देते हैं, हम आपको हंगरी भेज देते हैं, हम आपको ग्रीस का वीजा ओपन है वहां पे भेज देते हैं। तो वो डिफरेंट अभी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रहे हैं लड़कों के साथ, क्योंकि एजेंट जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसने भी बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट किए हैं, आपके वीजाज लग गए हैं, लेकिन वो जो 20 लड़के पहली दफा आए थे उनकी गलती की वजह से वो 100 का 100 लड़का रुक गया पाकिस्तान में। अब वो जो मर्जी कर लें, यहाँ की कंपनी उनको नहीं लेगी, और यहाँ की कंपनी ने उन सब का डाटा इमिग्रेशन में दे दिया है। जब भी वो कोई रोमानिया में एंटर होने की कोशिश करेगा तो वो इमिग्रेशन चेक कर लेगी और उसको डिपोर्ट कर देगी, उसको एंट्री नहीं देगी। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में ऐसे होता है कि यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो वर्क परमिट को सेल करती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जितने भी कंट्रीज से लोग रोमानिया में वर्क परमिट पर आते हैं, तो यहाँ की जो मैन पावर कंपनीज हैं वो आपकी कंट्री में जो मैन पावर एजेंसीज काम कर रही होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं कि जी हमें 100 लड़का चाहिए तो हम 100 परमिट आपको इतने का सेल करेंगे, ठीक है। उसमें जो पेमेंट का शेड्यूल होता है वो पेमेंट का 3 तरह से होता है। पहले एडवांस पेमेंट होती है, फिर जब वर्क परमिट निकल आता है तब पेमेंट होती है, और तीसरे स्टेप पे पेमेंट होती है जब बंदा रोमानिया में इंटर हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि एक कंपनी ने यहां से 100 परमिट सेल किए पाकिस्तान की कंपनी को, तो पाकिस्तान की कंपनी में से जब 100 लड़कों का प्रोसेस हुआ तो 100 में से आप ये समझे 40 या 50 लड़कों के वीजा लगे, 50 लोगों के रिजेक्ट हो गए। अब जो एजेंट पाकिस्तान में बैठा है उसको तो पैसे वापस करने ही करने हैं जो क्लाइंट्स के हैं, लेकिन अब वो ये कर रहे हैं कि वो क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि जी अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो 1000 यूरो तक आपका डिडक्ट होगा। तो इस केस में वो अपना कवर कर लेते हैं, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो एजेंट है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट ये करें कि वो भी हमारे लॉस का शेयर वो भी बर्दाश्त करें। लेकिन वो पाकिस्तान में तो क्लाइंट से पैसे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ वो ये करते हैं कि जी ठीक है जी आपने हमें 100 परमिट्स दिया था, उसमें से 100 में से 50 लोगों के वीजाज लग गए हैं, लेकिन जो 50 लोगों के वीजाज नहीं लगे उनकी हम पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे एजेंट है वो ये कहता है कि ठीक है जी मेरा काम है वर्क परमिट देना, मैंने अपना वर्क परमिट का निकाल कर दिया, आपका मेरा काम कंप्लीट हो गया, आप मुझे पैसे दें, ठीक है। आपने उसके ट्रैवल नहीं कर सका, ठीक है, आप उसमें से 50% अमाउंट मुझे लाजमी दें। लेकिन जो पाकिस्तान में एजेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो पेमेंट उनके पास गई हुई है तो उसमें ही वो कवर कर लें, जो लड़कों को ज्यादा से ज्यादा रोमानिया में इंटर करवा दें वो 50 लड़कों को। अगर वो 50 लड़कों को इंटर करवा देते हैं रोमानिया में, उसके बाद अगर एजेंट चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर सकेगा। तो ऐसे केसेस में जब पाकिस्तानी एजेंट या इंडियन एजेंट या बांग्लादेशी एजेंट जब यहाँ के एजेंट के साथ ये कोशिश करते हैं कि जी इनको पैसे ना देने पड़े और लड़के ट्रैवल करके आ जाएं, कई दफा तो ये भी हुआ है कि पाकिस्तानी एजेंट्स ने यहाँ के एजेंट को बताया ही नहीं कि मैं लड़कों को ट्रैवल करवा रहा हूं। उन्होंने लड़कों को ट्रैवल किया, ट्रैवल करवा के रोमानिया में इंटर किया, इंटर करने के बाद वो उनको पता ही नहीं था कि लड़के ट्रैवल करके रोमानिया में आ गए हैं, क्योंकि उसकी कंपनी ने इमिग्रेशन को मेल फॉरवर्ड नहीं की थी। जब उसको ये पता चला कि जी जो पाकिस्तानी एजेंट है उसने लड़कों को ट्रैवल करवाया रोमानिया में और रोमानिया में वो आ गए हैं, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया कि मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उसने क्या, जो रिमेनिंग जितने भी लड़के रहते थे उसने उनकी मेल फॉरवर्ड कर दी। अब जब इमिग्रेशन को मेल फॉरवर्ड हो गई, उसके बाद कुछ भी कोई कर ले वो लड़के रोमानिया में इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इमिग्रेशन में कंपनी ये कहती है कि जी मैंने ये वर्कर्स के लिए अप्लाई किए थे, ये मैं वर्क परमिट हासिल किए हैं और इनके वीजाज लग गए हैं, लेकिन मुझे अब लड़कों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो लिहाजा ये सारा प्रोसेस को आप कैंसिल कर दें, अगर कोई लड़का आता है तो उसको आप डिपोर्ट कर दें। तो ऐसे केस में जब पाकिस्तानी एजेंट ने ये कोशिश की कि बगैर पैसे दिए हुए वो लड़कों को इंटर करवा दें और यहाँ के एजेंट को पता चल गया तो उसने इमिग्रेशन में मेल फॉरवर्ड कर दी, तो जिसकी वजह से लोग यहाँ से डिपोर्ट होते हैं और यहाँ पे इंटर नहीं हो पाते। अब तीसरे पॉइंट में ये है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रोमानिया के वीजा के लिए एजेंट्स के पास जाते हैं, तो बहुत सारे एजेंट्स तो यानी कि A+ काम करते हैं, वो जेन्युइन काम करते हैं, और बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी हैं जो 2 नंबर काम करते हैं। वो 2 नंबर काम कैसे करते हैं, वो आपको कहते हैं जी कि यानी कि मार्केट में अगर 10 रुपए रेट है तो वो आपको ये कहते हैं कि जी अगर आपको 6 महीने लगते हैं तो मैं आपका प्रोसेस 3 महीने के अंदर कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे लूंगा 15 रुपए। लोग ये कहते हैं ठीक है जी आप हमारा प्रोसेस कर दें, हम यहाँ से चले जाएंगे, और वो ये कहते हैं कि हमारी एम्बेसी के अंदर सेटिंग है, आपको एम्बेसी में जाना भी नहीं पड़ेगा, आपका वीजा लग कर आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस वो बताते हैं कि जी आपसे मैं 15 रुपए इसलिए चार्ज कर रहा हूँ कि आपका प्रोसेस मैंने जल्दी करवाना है और एम्बेसी के अंदर हमारी सेटिंग है।
लेकिन जो नॉर्मल केस होता है उसमें आपने एम्बेसी खुद जाना होता है, सारा जाकर प्रोसेस करने के बाद आपको वीजा मिलता है। लेकिन वो एजेंट्स लड़कों को ये बताते हैं कि जी आपका जो 5 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम आपका प्रोसेस यानी कि ऐसे करवाएंगे कि आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी एम्बेसी के अंदर सेटिंग है। उसमें होता यह है कि वो आपके फेक स्टिकर्स बनवाते हैं, यानी फेक वर्क परमिट्स के स्टिकर बनवाते हैं, उनको पासपोर्ट पे स्टैम्प करते हैं। स्टैम्प करने के बाद वो आपको कहते हैं जी आप हमें 15 रुपए अपने पूरे करें और ये आपका वीजा लग के आ गया है। अब उसमें उसको ज्यादा ऑथेंटिकेट करने के लिए वो ये करते हैं, जब आपने वो वीजा हासिल किया, वीजा हासिल करने के बाद वो एयरपोर्ट्स के अंदर उनकी सेटिंग होती है, यानी कि वो आपका जो होता है नॉर्मली जब आप वर्क परमिट पर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान में आपका प्रोटेक्ट होता है जो कि FIA ऑफिस करता है। उसमें ये होता है कि वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि ये बंदा किस कंट्री में जा रहा है। और दूसरा उसका सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी इंश्योरेंस होती है। 1 साल के लिए इंश्योरेंस होती है, वो 5 से 6 लाख रुपए की इंश्योरेंस होती है कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आपके साथ कोई मसला यहाँ पे हो जाता है तो वो सारा एक्सपेंस वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बेसिकली 2 जरूरतें होती हैं, एक तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और दूसरा आपके लिए इंश्योरेंस करनी होती है। वो ये करते हैं, वो एयरपोर्ट्स में उनके साथ लोगों के साथ सेटिंग होती है, वो कुछ पैसे देकर उनको ट्रेवल करवा देते हैं, उनकी टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद वो पासपोर्ट पर ट्रेवल करके अपनी कंट्री से ट्रेवल करके रोमानिया में आ जाते हैं। लेकिन जब वो रोमानिया में आते हैं तो रोमानिया में आकर उनको पता चलता है कि यहाँ पे जब इमिग्रेशन उनके पासपोर्ट को चेक करती है, उनके वीजा को चेक करती है, तो ये पता चलता है कि ये वीजा तो फेक है। लेकिन अब उस केस में लोगों को यहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले हैं वो इतना नहीं बताते, वो बस आपको ये कहते हैं कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे, हम आपको वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे केस में जब लड़का पाकिस्तान वापस जाता है तो वो जाके कहता है जी कि मुझे तो डिपोर्ट कर दिया, मेरे पैसे वापस दो। तो एजेंट उस सिचुएशन में ये कहता है ठीक है जी आप मुझे ये बताएं कि आपका वीजा लगा, जी वीजा लगा। आपने टिकट खरीदा, जी टिकट खरीदा। आपने पाकिस्तान एयरपोर्ट से ट्रेवल किया, जी ट्रेवल किया। आप दुबई में उतरे, दुबई में आपने दोबारा टिकट पे ट्रेवल करके आप रोमानिया में पहुंच गए। अगर आपका वीजा 2 नंबर था, अगर आपका स्टिकर फेक था तो कैसे आप ट्रेवल करके रोमानिया में चले गए? लेकिन असल काम तो होता है रोमानिया इमिग्रेशन जो चेक करती है आपके वीजा को। जब वो आपके वीजा को चेक करती है, आपका स्टिकर फेक होता है तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इस सीन में भी आपके साथ फ्रॉड होता है और बहुत सारे केसेस में लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं जिनको फेक स्टिकर्स लगाकर ट्रेवल करवा के रोमानिया में लेकर आए एजेंट्स। लेकिन जब यहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो वापस जाने के बाद उन्होंने लड़कों को कहा कि आपकी गलती है, आपकी वजह से आपको एंट्री नहीं मिली, तो लिहाजा आपको हम पैसे वापस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि जब रोमानिया में काम स्टार्ट हुआ था वर्क परमिट का, तो वर्क परमिट का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट था और हमारी कंट्रीज जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को वर्क परमिट जो बहुत इजी निकल रहे थे, कंपनीज बहुत फास्ट प्रोसेस करती थी, इमिग्रेशन बहुत फास्ट प्रोसेस करके आपको परमिट देती थी। लेकिन जब हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या एशिया से जितने भी लोग हैं वो ट्रेवल करके यहाँ पे जब रोमानिया में आए, आप ये समझिए कि हमसे पहले जो लोग ट्रेवल करके रोमानिया में आए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि अगर 50,000 बंदा रोमानिया में ट्रेवल करके पूरे एशिया से आया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा ट्रेवल करके आए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल करके एशिया से यहाँ पे आए हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि किस तरह प्रोसेस काम करता है और क्या क्या होता है यहाँ पे। जब 50,000 बंदा वीजा लेकर रोमानिया में इंटर हुआ, लेकिन हमारे लोगों का माइंडसेट ये है कि रोमानिया ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, या बहुत सारे माइंडसेट्स हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में जो डंकी की वीडियो मैंने बनाई उसमें भी आपको डिटेल से बताया कि लोगों का असल में माइंडसेट क्या है रोमानिया के रिगार्डिंग। वो ये सोचते हैं कि रोमानिया में आना है और रोमानिया में आकर हमने आगे निकल जाना है और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे हम पैसे नहीं बना सकते। तो जो 50,000 लड़का यहाँ पे आया, तो 50,000 में से आप ये समझें कि सिर्फ 1% लोग यहाँ पे स्टे किए, 99% लोग यहाँ से इलीगल ट्रैवल करके आगे चले गए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया कि यहाँ पे एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है। लोग ये सोचते नहीं है कि रोमानिया में आके अगर आप लीगल रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आप आपका सबसे जो यूरोप में बेसिक चीज है वो आपका लीगल स्टेटस है। आप को कोई खुशी है, कोई गमी है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने वापस जाना है तो आप वापस जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इलीगल ट्रैवल करके आगे चले जाते हैं तो ये सोचते हैं लोग कि 5 साल के बाद हम चले जाएंगे, 6 साल के बाद चले जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि 15 साल से भी लोग यूरोप में बैठे हैं जो अपने कंट्री में वापस नहीं जा सके। लेकिन लोगों का हमारा माइंडसेट कोई नहीं बदल सकता। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है लोगों को बताने की कि आप इलीगल ट्रैवल बिल्कुल ना करें। आपने अगर जाना भी है तो आप लीगल ट्रैवल करके जाएं, यहां से आगे वर्क परमिट पर जाएं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग यहाँ पे रोमानिया में ट्रैवल करके आए और एयरपोर्ट से ही वो भाग गए, यानी एयरपोर्ट में वो कंपनी उनको लेने गई लेकिन वो वहां पे मिले नहीं, वो डायरेक्टली एजेंट के पास गए, एजेंट ने उनको डंकी लगाकर आगे भेज दिया।
ये सारी सिचुएशन की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोमानिया में। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो कंपनीज अभी ऑपरेशनल है, जो लोगों को वर्कर्स चाहिए, लेकिन वो जब ये देखते हैं कि अगर कोई कंपनीज यहाँ पे वर्कर्स को बुलाती हैं तो वर्कर्स यहाँ पे रुकते नहीं हैं, तो ऐसे केस में भी जिस कंपनी को वर्कर्स चाहिए, लेकिन जब वो ये सिचुएशन देखता है, यानी कि अगर कोई भी कंपनी आपको 10 वर्कर्स को बुलाती है तो पहले 4 वर्कर्स ट्रेवल करके रोमानिया में पहुंचे हैं, लेकिन उनमें से 6 जो रिमेनिंग है उनके वीजा लगे हुए हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ से इलीगल ट्रैवल करके आगे चले जाते हैं तो जो रिमेनिंग 6 लोग हैं उनका भी कंपनी कहती है जी हमें ये वर्कर्स ऐसे नहीं चाहिए। रोमानिया में एक कंपनी थी, वो बेसिकली फूड चेन कंपनी थी, उनके बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं रोमानिया में, तो उन्होंने पूरे एशिया से लगभग 600 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया। उन 600 लोगों को यहाँ पे वो लेकर आए, उनका प्रोसेस किया, वीजा का प्रोसेस किया, सारा कुछ किया उन्होंने, और विद इन 3 मंथ्स उन 600 में से 450 लोग यहां से भागकर आगे चले गए। अब मुझे ये बताएं कि अब उस कंपनी को कोई भी कंपनी आके ये कहती है कि जी मैं एशिया से आपको वर्कर लाके देती हूं, तो क्या वो कंपनी मानेगी? जिस कंपनी में 600 वर्कर आया और 600 में से 450 वर्कर 90 डेज के अंदर अंदर भाग गया, और जो रिमेनिंग रुके वो भी आगे, समझिए कि वो 3-4 महीने के अंदर अंदर वो भी यहां से भाग गए। जी, हमने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग यहां से डिपोर्ट होते हैं, और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका वीजा जब लग जाते हैं तो आप अपनी कंट्री से ट्रैवल नहीं कर पाते, आपके एजेंट आपका वीजा एक्सपायर करवा देते हैं, आपको ट्रैवल नहीं करने देते। होपफुली इससे आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी हम कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।